राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नसीब। आज बंसल जी के बेटे की शादी है और बंसल जी बहुत खुश है। इसी खुशी में वह सज-धज कर तैयार हो रहे हैं। तभी उनकी पत्नी कमरे में आती है और बोलती है, कमाल है बंसल जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप सज रहे हैं। अपने पति को आईने में संवरते देखकर निशा जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगी। तो बंसल जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे अमल का बड़ा भाई ही समझते हैं, और आज आप भी किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई हैं, और सच में आप भी गजब ढा रही हैं। फिर निशा जी भी मुस्कुराते हुए बोलीं, और नहीं तो क्या, आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन जो है। ऐसा सुनकर बंसल जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते निशा जी की आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल अपनी यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे बंसल जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था जब पूरा घर लोगों और खुशियों से भरा हुआ था, और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूं। अब तो यह सूनापन मुझे काटने को दौड़ता है। निशा जी का बेटा अमोल एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली मधु को पसंद करता था, और खुले विचारों वाले माता पिता ने बिना विरोध किए अपने बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों और चाहते ही क्या थे। निशा जी जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तैयार थी, लेकिन वहीं उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। उसकी माँ ने उसे शिक्षा ही ऐसी दी थी कि हमेशा अपनी सास को दबाकर रखना, और इसी शर्त पर वह शादी को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। इधर अमोल ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार ही करेगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। निशा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू मधु को कभी कोई तकलीफ ना हो, और मधु तो कभी भी काम में हाथ बटाने की कोशिश भी नहीं करती थी, लेकिन निशा जी उसे कभी कुछ नहीं कहती थी। उनका मानना यह था कि अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब संभाल लेगी। धीरे धीरे ऐसे ही 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन बंसल जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी निशा को काम करते हुए देखा तो बोले, यह क्या निशा, आज भी तुम घर के सारे काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारे घुटनों में कितना दर्द था, और बहू कहाँ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। अमोल बाहर आया तो बंसल जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करें। कम से कम एक दिन तो तुम्हारी माँ को भी आराम मिलना चाहिए ना। अमोल बोला, माफ करिएगा पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसीलिए आंख नहीं खुली। तब बंसल जी बोले, ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू मधु अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही अमोल अंदर आया तो मधु उस पर बरस पड़ी। वह उससे बोली, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और घर का कोई काम नहीं करूंगी, तो फिर तुम अपने पिता की बात को सुनकर चुपचाप कैसे आ गए। शादी होते ही तुम अपने सारे वादे भूल गए। तब अमोल बोला, नहीं मधु, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में थे, इसीलिए मैं उन्हें कुछ भी बोल नहीं पाया।
मधु चिढ़ते हुए बोली। अच्छा, और जो तुम्हारे पापा ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कहते हुए मधु ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर अमोल बोला, मधु यह कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुटने लगा है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अलग घर लेना होगा। मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। ऐसा कहते हुए मधु ने अलग घर की मांग की, तो अमोल ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अमोल मधु के मोह पाश में इस कदर फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी छोड़ने को तैयार हो गया। और उसने अपने माता पिता से कहा कि अब हम अलग घर में रहना चाहते हैं। माता पिता उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। निशा जी पहले तो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मधु ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में ही है। हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो बंसल जी और उनकी पत्नी उसकी मर्जी के आगे चुप रहे। कुछ ही दिनों बाद वे लोग अलग घर लेकर रहने लगे। बेटे के घर से जाने के बाद निशा जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। बंसल जी ऊपर से तो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, जिसके कारण कुछ ही दिन बाद बंसल जी को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो निशा जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रीति रिवाज को पूरा करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद अमोल अपनी मां को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी मधु इस बात के लिए राजी नहीं हुई। निशा जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर अमोल तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन मधु के माता पिता अपने बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। कुछ समय बाद निशा जी के पोते का जन्म हुआ तो अमोल ने अपनी मां को फोन करके यह खुशखबरी दी, जिसे सुनकर निशा जी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर देखा तो मधु की मां माया जी पहले से ही नन्हे से बच्चे को गोद में उठाए हुए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने निशा जी को थोड़ा असहाय जरूर कर दिया, परंतु वह यह सोचकर बहुत खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। अमोल अपनी मां को देखते ही बोला, मां आप आ गई। फिर उसने अपनी मां के पैर छुए। आज निशा जी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। वे बोली, क्यों नहीं आती मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है वह, और कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए निशा जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो माया जी बोली, अरे अभी तो यह सो गया है, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप इसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही निशा जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और काफी देर तक वह झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। तब माया जी बोली, ज्यादा मत निहारिए समधन जी, नजर लग जाएगी हमारे नाती को। माया जी ने कहा। मां का अपमान होते देखकर अमोल बोला, चलिए मां मैं आपको घर छोड़ देता हूं। निशा जी बोली, नहीं मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, मैं तो अपने पोते के पास रहूंगी और इसका बहुत ध्यान रखूंगी। उनकी यह बात सुनकर मधु बोली कि मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए मेरी मां यहां पर है, आप परेशान मत होइए, और यहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का भी कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही निशा जी की आंखों में आंसू में आ गए और वह तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफी देर तक रोती रही।
लेकिन रह रहकर उनको अपने पोते से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। लेकिन वह मधु की बातों को भी नहीं भुला पा रही थी, इसीलिए उनकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ जाती थी और नन्हे अमोल को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद अमोल कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो निशा जी का मन हुआ कि बेटे अमोल को फोन करें और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया और फोन उठाते हुए बोली, माँ जी आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हैं? हर महीने के खर्च के लिए आपको अमोल पैसे भेज देते हैं ना, फिर भी आप हमें फोन करके परेशान करती रहती है। आप क्या चाहती हैं कि हम अपना जीवन ढंग से न जिए? इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद निशा जी की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने बेटे को फोन करें। गुड मॉर्निंग आंटी जी, कैसी है आप? तभी निशा जी की किराएदार रश्मि अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद निशा जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और रश्मि भी निशा जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। रश्मि उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसीलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने आ जाती थी। अंदर आते ही रश्मि का बेटा निशा जी के पास दौड़ा चला आया। तभी निशा जी अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी और बच्चे को प्यार करने लगी। रश्मि बोली, यह क्या आंटी आप फिर से उदास हो गई? ऐसे काम नहीं चलेगा। माना के रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। निशा जी बोली, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। तब रश्मि बोली, आंटी मेरी बात मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दो और वह कम करो न जो आपको अच्छा लगता हो। रश्मि की यह बात सुनते ही निशा जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी रश्मि बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहां मैं अपने नमन को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन नमन को अकेला घर पर छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर निशा जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम नमन को मेरे पास छोड़ देना, मेरा दिल भी लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखें फिर से नम हो गई। फिर रश्मि बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। रश्मि की बातें सुनते ही निशा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन तब रश्मि बोली, लेकिन क्या आंटी? लेकिन बेटा इस उम्र में कोई भी काम शुरू करना आसान नहीं होगा। रश्मि ने कहा, अरे आंटी उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने के लिए जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बुरी समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूं कि नया साल शुरू होने जा रहा है और आप नए साल के साथ अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाइए। रश्मि की बातों से निशा जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर रश्मि बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना हम कल शाम को न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए आंटी, मेरे पति तो अभी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे।
रश्मि ने इतने अपनेपन से कहा तो निशा जी मना नहीं कर सकी। उधर अमोल के एक गहरे मित्र विवेक ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। अमोल और मधु को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन विवेक के घर जाने के बाद जो कुछ भी अमोल ने वहां देखा, उससे अमोल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। रह रहकर उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब मधु जागी तो अमोल ने कहा, मधु अब तो नन्हे 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तब मधु बोली, अमोल अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो तुम अपनी माँ को पैसे भेजने बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़े ही हो जाते होंगे। 1-2 महीने पैसे नहीं भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से ही हो जाएगा। अमोल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, वाह, यह बात तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च उठाऊं, तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं, वह सब तो तुम्हारी नज़र में ठीक है। लेकिन अपनी माँ को जो थोड़ा बहुत पैसा भेजता हूँ, वह भेजना बंद कर दूं। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बात सुनते ही मधु चीखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? अमोल बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा मधु, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। अमोल की बातें उसके साथ ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माता पिता के बारे में इतना सुनते ही मधु को गुस्सा आ गया और बोली, अमोल अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे सिवा है ही कौन? सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद अमोल बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी अमोल का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अमोल अब भी अलग अलग और गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर विवेक उसके पास आया और बोला, अरे अमोल, आज खाना नहीं लाए हो क्या? तभी अमोल बोला, विवेक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जरा मेरे पास बैठो। जब विवेक उसके पास बैठा तो अमोल बोला, कल जब मैं तेरे घर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए कितनी इज्जत है। और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहां बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूं तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूं, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहां पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेली रह रही है और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। अमोल की बात पर विवेक हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना? अमोल बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी भी हालत में कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने मधु के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को अपने साथ रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठे हैं।
और अगर मैं कुछ कहता हूं तो मधु झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन अमोल, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता? विवेक ने पूछा। अमोल बोला, हाँ यार, बहुत करता है। पर फिर यही सोचता हूं कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। इसीलिए मैंने अपनी माँ को वहां से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से मुझे अपनी माँ से नजर मिलाने में भी शर्म आती है और मैं उसके पास जा भी नहीं पाता। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए? लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। विवेक बोला, नहीं अमोल, गलती तुम्हारी है। तुम कब तक अपनी पत्नी के इशारों पर चलते रहोगे और सही वक्त का इंतजार करते रहोगे? हालात के ठीक होने का इंतजार करने के बजाय तुम्हें हालात को बदलना होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरी बात मानो और अभी के अभी तुम आंटी के पास जाओ। मैं यकीन से कहता हूं कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती माँ तुम्हें देखते ही सब कुछ भूलकर तुम्हें अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात सुनकर अमोल तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचा तो उसके मन में आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी आंखों को लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाए हुए थी। उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर अमोल के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतनी ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। अमोल को देखते ही निशा जी का चेहरा एकदम से खिल उठा और बोली, अमोल तू यहाँ। अमोल ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो निशा जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर कुछ देर बाद रुककर वह बोली, आज इतने दिनों बाद तुझे अपनी माँ की याद कैसे आ गई? तभी अमोल ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख दिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है और अब लगता है जैसे मेरे आगे कोई जाल सा बन गया हो, जहां से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। निशा जी बोली, बेटा, यह जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ? निशा जी बोली, बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा। अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को भी संभालना है और उसे समझाना है कि परिवार के साथ रहने में ही भलाई है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रही हो माँ। सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन यह बच्चे कौन है? तब निशा जी बोली, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। इसीलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। अभी कल से ही तो शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं। लेकिन सच कहूं तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए निशा जी बोली। यह बात सुनकर अमोल को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूं और बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूं। बेटे का उत्साह देखकर निशा जी मुस्कुरा उठी। शाम तक अमोल ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद निशा जी के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई थी। जब अमोल अपने घर वापस लौटा तो मधु कुछ नाराज सी बैठी थी।
और उनका बेटा पास में ही खेल रहा था। किसी से कोई बात ना करते हुए अमोल अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी मधु गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है। मैं सोमवार से ऑफिस चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अमोल बोला, सॉरी मधु, खर्चा बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी बोल गया। अच्छा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना देना। मधु रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए और बोले, अमोल बेटा, हम तुम्हारे घर में आकर कभी नहीं रहते, मगर हमें अच्छी बहू नहीं मिली, इसी कारण आ गए हैं। तभी अमोल ताना मारते हुए बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी नसीब वाली है कि बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का तो सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल अपनी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय में ख्याल रख पाती। मधु, मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर अमोल अपने कमरे में चला गया। अमोल की यह बातें सुनकर मधु के माँ बाप हैरान रह गए। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका यहाँ रहना सही नहीं है। अगले दिन ही सुबह अमोल के ऑफिस जाने के बाद मधु के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी बात सुनकर मधु बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ है, और वहां जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेगी। यह बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी मधु के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तो तेरी भाभी की भी हिम्मत नहीं है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमें अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? मधु ने पूछा तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तुम लोगों की सरदर्द है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से मधु ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसीलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना मधु ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, बेटे के बिना तो घर सूना सूना हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी अमोल मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी बितानी ही है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो तुम्हें भी मेरी माँ की तरह रोना पड़ेगा। अमोल की इस बात ने मधु के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और वह एक गहरी सोच में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे उसके साथ बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और मधु वापस अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए कुछ सोच विचार में पड़ी। फिर अमोल से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी अपने पोते को संभाल लेंगी? यह सुनकर अमोल ने हैरानी से मधु की ओर देखा और बोला, क्या? तुमने अभी क्या कहा? वह बोली, मुन्ने को उसकी दादी के पास छोड़ दे तो माजी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो अमोल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह परेशान क्यों होगी भला? उन्होंने तो घर में ही बच्चों के लिए डे केयर खोला हुआ है। मधु बोली, अच्छा, उनका घर तो पास में ही है, हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे, फिर हमें ज्यादा दिन उससे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। मधु के कहने पर अमोल ने अपनी माँ को फोन किया तो निशा जी तो खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है?
इस बात से तो मुझे बहुत खुशी ही होगी। उस रात मधु और अमोल दोनों को बहुत सुकून की नींद आई। और निशा जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो निशा जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, और बेटे को छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। उधर मधु ने भी गहरी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में पोता अपनी दादी से घुल मिल गया। और अब तो अपनी माँ के पास रहने से भी ज्यादा उसे दादी के पास रहना अच्छा लगता। मधु यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पाँव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना, खाने के रैपर्स को डस्टबिन में डालना आदि। फिर एक दिन अमोल ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब मधु के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह नन्हे को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। फिर वह बोली, अपने मम्मी पापा को बुला लूं, मधु ने कहा। तो अमोल बोला, अरे मैं तो कहता हूं तुम एक हफ्ते के लिए मेरी माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास। मधु सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहां चलते हैं। आप सुबह वहीं से चले जाना। मधु की इस बात पर अमोल ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग निशा जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर निशा जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी अमोल ने सारी बात स्पष्ट की। तो मधु बोली, मैं यहां रह सकती हूं ना माजी? तो निशा जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है? यह घर आज भी तुम्हारा ही है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर मधु बहुत खुश हुई। निशा जी ने बड़े ही प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और निशा जी के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर मधु यह सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने शादी से पहले ही उसे सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से नहीं जीने देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी बजाए। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के कामों में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिन बाद अमोल लौट कर आया तो मधु उसके साथ अपने घर वापस लौट गई। लेकिन कहीं ना कहीं मधु भी निशा जी के साथ बीते पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को मधु के पास उसकी माँ माया का फोन आया। वह बोली, बेटा आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो आज तुम हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यही बिताना। तब मधु बोली, नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। ऐसा क्या हो गया? तब वह बोली, बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। मधु ने कहा। तो माया जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए अमोल भी अचानक चौंक गया, जिस कारण उसके गाल पर कट भी लग गया। इससे पहले कि माया जी कुछ बोलती, मधु ने फोन रख दिया। उधर अमोल लगातार मधु की ओर देखे जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया। तब वह बोली, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा अब जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माजी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए मधु किचन में चली गई। थोड़ी देर में वे दोनों तैयार होकर निशा जी के घर पहुंच गए। जैसे ही निशा जी ने दरवाज़ा खोला, मधु ने जोर से कहा, जन्मदिन मुबारक हो माजी। निशा जी यह देखकर खुशी के मारे रो पड़ी और अमोल चकित रह गया, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। मधु ने अपने हाथ से केक बनाया था।
फिर खुशी खुशी सब लोगों ने मिलकर निशा जी का जन्मदिन मनाया। तो मधु बोली, मम्मी जी आज आपका जन्मदिन है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए मधु उनके पैरों में गिर गई। तब निशा जी बोली, न कि बेटा तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, मेरे लिए यही काफी है। नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मधु रोते हुए बोली। तो निशा जी और अमोल को तो जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आज इतने समय बाद निशा जी के घर में हंसी की आवाज आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।